हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे, जिस सेशन पर बात होगी, ठीक है ना, कुछ परीक्षा के दृष्टिकोण से बात होनी है। ठीक है ना, चर्चा किस पर करेंगे? प्लांट ब्रीडिंग में। ठीक है, चर्चा किस पर होगी? प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत। ठीक है ना, कैसे पेपर हल करना, क्या क्या तैयार करना है, प्लांट ब्रीडिंग में क्या क्या तैयार करना है कि 40 प्लस नंबर आ जाए। कितने? 40 प्लस नंबर आपके आ जाए। बस इसको देख लीजिएगा और सबको जो है फैला दीजिएगा। फैलाने का मतलब यह है अपने जो मित्र हैं उनके पास शेयर कर दीजिएगा क्या क्या पढ़ना है। तो लगभग लगभग 100% तो मैं कह नहीं सकता, पेपर मैं सेट नहीं करूंगा, लेकिन जहां तक हमारा 99% मैं कह रहा हूँ 40 प्लस रहेंगे। ठीक है ना, क्या क्या तैयार करना है वो हम बता दे रहे हैं। 5-6 क्वेश्चन होंगे जो आप तैयार कर लीजिए, एकदम फिट होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो हो गया ये कि पादप प्रजनन क्या है। पादप प्रजनन क्या है, पहला क्वेश्चन तो यही तैयार कर लीजिए। पादप प्रजनन क्या है, ठीक है, इनकी एक्टिविटी क्या है, पादप प्रजनन की क्या उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य क्या है इसमें, ये पढ़ लीजिए। उद्देश्य के बाद इसमें ये पढ़ लीजिए, उद्देश्य हो गया, उपलब्धियां क्या है, ठीक है, महत्व क्या है। एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का क्लियर हो जाएगा, पक्का है, ये तो श्योर है कि आना ही आना है। क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग का पेपर है तो पादप प्रजनन पूछा ही जाएगा। पादप प्रजनन क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, ठीक है, और होने वाली क्रियाएं क्या है, एक्टिविटीज क्या है, ठीक है, उपलब्धियां क्या है, अप्रोच क्या है, महत्व क्या है, भविष्य में क्या महत्व है, ये क्लियर पूछा जाएगा, इसमें दो राय नहीं। ठीक, एक तो क्वेश्चन आपका ये हो गया क्लियर। फिर बात करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं कहां से? सिलेक्शन से। किससे? सिलेक्शन। सिलेक्शन से आपको पढ़ना क्या है, सिलेक्शन में क्या क्या पढ़ना है आपको, इधर आप पढ़ लीजिए क्या, मास सिलेक्शन, ठीक है, दूसरा है प्योर लाइन सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, सिलेक्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, पक्का है आना है, दो में एक ये आ ही जाना। इधर ये जो है आपका स्वपरागित फसलों से, कहने का मतलब इससे ये आ जाएगा, और पर परागित फसलों में आपका आ जाएगा ईयर टू रो, उसे तैयार कर लीजिए। क्या? ईयर टू रो, देखो ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के अंतर्गत है, और ईयर टू रो मेथड, और एक होता है आपका रिकरेंट सिलेक्शन, रिकरेंट, ठीक है ना, रिकरेंट सिलेक्शन, एक ये सिलेक्शन हो गया और एक ये सिलेक्शन हो गया, रिकरेंट सिलेक्शन, ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा ये सिलेक्शन से हो गया आपका क्लियर है। एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा मिलेगा क्या, एक क्वेश्चन श्योर है क्लियर, इससे 10 नंबर का ये हो जाएगा क्लियर। हाँ, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। सिलेक्शन हो गया आपका, सिलेक्शन से कौन कौन सा हो गया? मास सिलेक्शन, इसको देख लीजिएगा, मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, ठीक है, ये सेल्फ के अंतर्गत है, और क्रॉस के अंतर्गत जो है पर परागित के अंतर्गत ईयर टू रो और रिकरेंट, ये दो हो गए आपके, ये सिलेक्शन से हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए किससे, तीसरा क्वेश्चन आप हाइब्रिडाइजेशन से देख लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? सीधी सी बात हमने बता रखी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है ना, जब दो भिन्न जीन प्रारूप वाले लक्षणों वाले, ठीक है ना, किस्मों के बीच, विभेदों के बीच, लाइनों के बीच जब क्रॉस कराया जाता है वही हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है ना।
तो हाइब्रिडाइजेशन इसके टाइप हो गए। टाइप में एक इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन और एक आपका स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। हो सकता है उस पर शॉर्ट नोट्स भी लिखने को आ जाए। क्लियर ना? तो जरूरी है हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग में हाइब्रिडाइजेशन संकरण का अहम रोल है। ठीक है ना? इसको पढ़ना मस्ट है, ये भी पूछा जाएगा। और उसके अंतर्गत क्या होता है, इसका प्रोसीजर, प्रक्रिया क्या है, या ये कह दे हाइब्रिडाइजेशन में टेक्निक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्या टेक्निक, टेक्निक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना? डाइजेशन, इसी के अंतर्गत आप इमस्कुलेशन पढ़ेंगे, तो इसलिए मस्ट है, संकरण पूछा जा सकता है। लगभग लगभग 99% में बात कर रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन ये हो गया इससे रिलेटेड। चौथा आप म्यूटेशन तैयार कर लीजिए। क्या म्यूटेशन? ठीक है ना? म्यूटेशन, म्यूटेशन कितने प्रकार का होता है, ठीक है, दो टाइप होता है, वो तैयार कर लीजिए। ठीक है ना? और ये दो टाइप ये तैयार कर लीजिए। ठीक है ना? म्यूटेशन में, और इसमें से देखो म्यूटेशन में चांसेस किसके ज्यादा है। देखो ये तो म्यूटेशन आप जान ही रहे हैं, और इसके जो टाइप है, ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन दो टाइप के होते हैं। फिर इसमें जो म्यूटाजन या म्यूटेशन ब्रीडिंग सब हमने बता रखा है। ठीक है ना? तो ये तो पढ़ ही लेंगे। उसके अलावा अगर पूछ सकते हैं तो क्या ओल्गोजेनिक यानी कि अल्पजीनी, इस पर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है फिगर बनाने के लिए। अल्पजीनी बहुजीनी लक्षण, ठीक है ना, इस पर लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, पक्का है, दो राय नहीं। ठीक, चार क्वेश्चन हुए, क्लियर है इतने? चार ये हो गए आपका, म्यूटेशन हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, सिलेक्शन हो गया, और पादप प्रजनन हो गया। एक क्वेश्चन और है कि जो आपने पढ़ा होगा हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा जो है, यानी कि फसल सुधार में संकरण का क्या रोल है, यानी स्वपरागित फसलों में संकरण के द्वारा कैसे सुधार किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना कौन सा मेथड पढ़ना है, आप पढ़िएगा इसमें एक पेडिग्री मेथड होता है। कौन सा? पेडिग्री, पेडिग्री मेथड। ठीक है, एक ये पढ़ लीजिएगा, और इसके अलावा एक और मेथड होता है, वो मेथड है आपका, हाँ, बैक क्रॉस मेथड। कौन सा? बैक क्रॉस मेथड। इतना पढ़ लीजिएगा आप लोग, और हम दो चार क्लासों में 60 नोट्स करा देंगे, और 60 नोट्स लगभग 20 नंबर का आता है। ठीक है ना? दो क्वेश्चन होंगे, एक 60 नोट्स लिखने के लिए 2.5 नंबर का होगा। ठीक है ना? तो 4 4 8 हो जाएंगे। ठीक है ना? तो वो आप 20 नंबर के होंगे। मैं दो तीन वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर, आज कुछ कराएंगे, 4-5 60 नोट्स हो जाएंगे, 5-6 जितने हो पाएंगे उतने हम करा देंगे। तो यानी कि 60 नोट्स से 20 नंबर, और ये जितने बताए, एक ये प्लांट ब्रीडिंग और सिलेक्शन, म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन, इससे कहीं पेपर में बाहर से आना ही नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन में, इतना क्लियर रखिएगा। नहीं, जब पेपर आएगा फिर उसके बाद हम मिलेंगे, आप भी वही होंगे, हम भी वही होंगे। ठीक है, फिर मुलाकात होगी। देखिए मैं 90% की बात कर रहा हूँ, यानी क्योंकि 40+ का है, 100% तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ 90% मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन श्योर है कि फंसेंगे ही फंसेंगे, उसमें दो राय नहीं, जहां तक अपना अनुभव कहता है। ठीक है, अब आते हैं, बात कर लेते हैं 60 नोट्स पे, कुछ चर्चा कर लेते हैं, दो चार जो 5 हो पाएंगे हम बता दे रहे हैं। किन किन पर 60 नोट्स आ सकते हैं, 60 नोट्स लिखने के लिए किस किस पर पूछा जा सकता है। ठीक है ना? जैसे कि पहला देखिए, 60 नोट्स देखो किस किस सब्जेक्ट में, फर्स्ट सेमेस्टर वाले जेनेटिक्स वाले भी ध्यान दें, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट प्लांट ब्रीडिंग, ये फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है, ये प्लांट ब्रीडिंग थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए है, और क्रॉप इंप्रूवमेंट ये फिफ्थ वालों के लिए भी है, सबके लिए है। जब ब्रीडिंग का जीपीवी का पेपर आता है तो एकदम धुआं फार आता है, इसी में बैक लगती है ना? तो तीनों देखे, तीनों सेमेस्टर के, ठीक है ना, तीनों लोग को देखना जरूरी है। ओ इतना नहीं, इतना श्योर कहता हूं कि लगभग लगभग जितने भी 60 नोट्स हो जाएंगे पेपर में, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ तीनों में कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, पक्का है। तो देखिए पहला देखते हैं, है ना, 60 नोट्स में पहला 60 नोट पहले, यानी पहला बिंदु देखते हैं, क्या क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, क्या क्रिएशन, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है ना? हिंदी में से बोलेंगे क्या, विविधता उत्पादन, क्या
विविधता उत्पादन। क्लियर? अच्छा, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन यानी कि विविधता उत्पादन से क्या तात्पर्य है? तो एक चीज बताए कि जो वेरिएशन होता है, ठीक है ना, क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए बहुत बड़ा एक तरह से जान लीजिए कि मूलभूत आवश्यकता होती है क्या? वेरिएशन। अगर वेरिएशन नहीं होगा तो प्लांट ब्रीडिंग का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग का कोई मतलब नहीं है, प्लांट ब्रीडिंग इज नथिंग। अगर भाई हम प्लांट ब्रीडिंग यानी पादप प्रजनन क्यों करेंगे? भाई कोई ना कोई फसल होगी उसमें सुधार करेंगे। सुधार किस लिए किया जाता है? या तो हम किस्मों को प्रतिरोधी बनाएंगे, या तो ज्यादा किस्म डेवलप करेंगे, यानी कि ज्यादा उत्पादन करने के लिए किस्में डेवलप करेंगे। यही सारी बातें होती है। तो इसलिए कहने का मतलब यही है कि विविधता उत्पादन एक, ये कहा जाए कि पादप प्रजनन की एक आधारभूत क्रिया है। यानी कि वेरिएशन जो है पादप प्रजनन की एक आधारभूत क्रिया है, जो कि फसल सुधार के लिए, किसके लिए? फसल सुधार के लिए विविधता जो है एक मूलभूत आवश्यकता हो जाती है, ठीक है ना। विविधता के बिना अगर कह दें कि फसल सुधार में फसल सुधार संभव है, तो ये असंभव बात है। बिना विविधता के फसल सुधार संभव नहीं है, ठीक है ना। वो निम्न चरणों में की जाती है। अब लिख लेते हैं 2 लाइन, है ना। जैसे लिखने को आ जाएगा, लिखेंगे क्या? हमने तो बता दिया कि पादप प्रजनन की जो है, यानी कि विविधता जो है पादप प्रजनन की एक आधारभूत क्रिया है। तो इसको लिख देते हैं, आप लोग लिख भी लेंगे, है ना। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। विविधता पादप प्रजनन की आधारभूत क्रिया है। क्या? आधारभूत क्रिया है फसल सुधार के लिए। फसल सुधार के लिए विविधता विविधता एक मूलभूत आवश्यकता है। विविधता एक मूलभूत आवश्यकता है। क्या है? आवश्यकता है। क्योंकि विविधता के बिना फसल सुधार संभव नहीं है। क्या? संभव नहीं है। क्लियर बात? विविधता के बिना जो है फसल सुधार संभव नहीं है। इतनी क्लियर हुई बात? आगे देखते हैं। विविधता निम्न प्रकार से उत्पन्न की जाती है। भाई कहने में विविधता कब क्रिएट होगी ना? विविधता निम्न प्रकार से उत्पन्न की जाती है, क्लियर बात? अब वो कौन कौन से चरण होंगे, यानी किन किन प्रकार से वेरिएशन क्रिएट होता है, उत्पादन होता है। तो पहला डाल लीजिए डोमेस्टिकेशन, जिसे बोलते हैं क्या? ग्राम्यन, ठीक है। दूसरा है क्या? आपका ग्राम्यन हो गया। फिर दूसरा है आपका जर्म प्लाज्म कलेक्शन, जर्म प्लाज्म कलेक्शन, जिसे बोलते हैं हिंदी में क्या? जनन द्रव्य संग्रह, जनन द्रव्य संग्रह, ठीक। अगला है आपका जनन द्रव्य संग्रह हो गया। फिर अगला है पादप पुनर्स्थापन, यानी कि प्लांट इंट्रोडक्शन, प्लांट इंट्रोडक्शन, जिसे कहते हैं पादप पुनर्स्थापन, पादप पुनर्स्थापन। क्लियर? अगला है, और किसके द्वारा हो सकता है? प्लांट इंट्रोडक्शन हो गया। अगला है हाइब्रिडाइजेशन, यानी संकरण। और क्या हो सकता है?
अगला है म्यूटेशन। म्यूटेशन बोले तो आपका उत्परिवर्तन, ठीक है, उत्परिवर्तन हो गया। और आपका एक हो गया, एक बिंदु और है बहुगुणिता यानी पॉलीपोलाइडी, अगला है पॉलीपोलाइडी, जिसे बोलेंगे क्या, बहुगुणिता। क्लियर? अब बात समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब क्रिएशन ऑफ वेरिएशन क्या होता है देख लीजिए एक बार, ठीक है ना। विविधता पादप प्रजनन की एक आधारभूत क्या है, क्रिया है। फसल सुधार के लिए विविधता एक मूलभूत आवश्यकता है, ठीक है, क्योंकि विविधता के बिना फसल सुधार संभव नहीं है। क्लियर? विविधता निम्न प्रकार से उत्पन्न की जाती है। पहला है डोमेस्टिकेशन, ग्रामन के द्वारा यानी कि वेरिएशन क्रिएट किया जा सकता है। जर्मप्लाज्म कलेक्शन के द्वारा, प्लांट इंट्रोडक्शन के द्वारा, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा, म्यूटेशन के द्वारा और पॉलीपोलाइडी के द्वारा। क्लियर? इन सब और भी माध्यम है, ठीक है ना। इन सब माध्यम से जो है हम क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, कहने का मतलब विविधता को उत्पन्न कर सकते हैं। अब हम इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आपका डोमेस्टिकेशन है, क्या डोमेस्टिकेशन, इस पर भी टिप्पणी पूछा जा सकता है, 2-2.5 नंबर में पूछ सकते हैं। जर्मप्लाज्म से पूछ सकते हैं, प्लांट इंट्रोडक्शन से पूछ सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से पूछ सकते हैं, म्यूटेशन से पूछ सकते हैं, पॉलीपोलाइडो से भी पूछ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है ना। देखो इसमें जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत भी एक दो शॉर्ट नोट्स आएंगे, कहने का मतलब उसकी भी बात करेंगे। पादप पुनर्स्थापन है, इससे भी रिलेटेड होंगे, उस पर भी बात करेंगे। जर्मप्लाज्म है, इससे भी बात करेंगे। डोमेस्टिकेशन, अब देखते हैं एक एक को, ठीक है ना। अब पहला देख लेते हैं, एक ये हो गया। अगर आता है कि आप जो है विविधता उत्पादन पर टिप्पणी करिए, तो आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये 2-3 नंबर कोई ले नहीं जा सकता, एकदम सटीक लिख दीजिए, ठीक। अब देखते हैं क्या, अब आगे देखेंगे हम। पहला देख लीजिए, यहां से पहला बिंदु क्या है, डोमेस्टिकेशन, यानी जिसे बोलते हैं क्या, ग्राम्यन, ठीक है, डोमेस्टिकेशन, ठीक है। इस पर बात कर लेते हैं, किस पर, डोमेस्टिकेशन पर बात करनी है। डोमेस्टिकेशन क्या होता है, जैसे कि ग्रामीण क्या है, जैसे कि किसी भी स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज है जो कि जंगली अवस्था में रही हो, और उसको जो है मानव प्रबंध में लाने के लिए, ठीक है ना, जो भी प्रक्रिया की जाती है, समझ रहे हैं। कहने का मतलब जंगली स्पीसीज रही है, यानी कोई भी स्पीसीज है वो जंगली अवस्था में रही और उसको मानव उपयोग के लिए या मानव प्रबंधन के लिए लाया गया, ठीक है ना। वो लाने वाली ही प्रक्रिया क्या कहलाती है, डोमेस्टिकेशन कहलाता है। सिंपल सी बात, ग्रामीण कहलाता है। आज जितनी भी फसलें, कहने का मतलब आज का जो समय है, जितनी भी फसलें आप मानव उपयोग के लिए खेती की जा रही हैं, उगाई जा रही हैं या प्राप्त हुई हैं, वो सब क्या है, ग्रामीण के ही द्वारा तो प्राप्त हुई है। किसके द्वारा, ग्रामीण के द्वारा। तो लिखते हैं, आइए देखते हैं। ग्रामीण क्या होता है, किसी स्पीसीज की जंगली अवस्था, कौन सी अवस्था, जंगली अवस्था से उसे मानव प्रबंधन या मानव उपयोग लिख सकते हैं, मानव प्रबंधन के उपयोग में लाने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, ग्रामीण कहलाती है। क्या कहलाती है, ग्रामीण कहलाती है। क्लियर बात, क्या कहलाती है, ग्रामीण। अगली बात, आज जो भी फसलें, या कह लीजिए फसलें लिख दिया हमने, या कह लीजिए कोई स्पीसीज है ना, आज जो भी फसलें मानव अपने उपयोग में ले रहा है, ये
सब ग्राम्यन के द्वारा ही हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? ग्राम्यन के द्वारा ही हुआ है, या ग्रामीण की ही देन है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है ना। अगर ग्रामीण ना हुआ होता तो आज जो भी हम स्पीसीज उगाते हैं अपने मानव प्रबंधन के लिए या अपनी जीविका कह लीजिए, जीविका को चलाने के लिए, ठीक है ना, जिन फसलों का, जिन स्पीसीजों का या जिन किस्मों को उगाते हैं जिससे हमें हमारी जीविका चलती है या अपने उपयोग के लिए लाते हैं, ठीक है ना, वो किसके द्वारा संभव हुआ है? ग्रामीण के द्वारा। ठीक है ना। वो प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? ग्रामीण कहलाता है। कोई डाउट तो नहीं होगा अब? ठीक है ना। वो किसके द्वारा संभव हुआ है? ग्रामीण के द्वारा ही संभव हुआ। कहने के मतलब जो भी जंगली स्पीसीज थी, ठीक है ना, वो आज आपके मानव उपयोग के लिए जो खेती लायक बन चुकी है, ठीक है ना, जिन किस्मों को उगाते हैं, हम खेती करते हैं और मानव उपयोग में लाते हैं, ठीक है ना, वो आपकी क्या कहलाते हैं? यानी कि वो प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? ग्रामीण कहलाएगी। तो ये हुआ आपका क्लियर। क्या ये हो गया आपका ग्रामीण? क्लियर इतनी बात। फिर अगली बात करते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन की। किसकी? जर्म प्लाज्म कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। इसको हटा देते हैं, दूसरा बिंदु देखते हैं। देखिए दूसरा बिंदु है जनन द्रव्य, जनन द्रव्य संग्रह। ठीक है, जनन द्रव्य संग्रह जिसे जर्म प्लाज्म कलेक्शन बोलते हैं। अच्छा, जनन द्रव्य जो कहा गया है, जनन द्रव्य कलेक्शन, तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि जनन द्रव्य होता क्या है। ठीक है ना, क्या होता है इसके बारे में हमें बात करनी है। तो जो भी कहने का मतलब जो भी फसल है, यानी किसी फसल के या स्पीसीज, किसी फसल स्पीसीज तथा उसके जंगली अवस्था, कैसी अवस्था? वाइल्ड स्टेज जो होती है, जंगली अवस्था होती है, ठीक है ना, उनके जो जंगली संबंधी होते हैं, यानी जिस जंगली परिवेश में रहते हैं उनसे संबंध, उनके संबंधियों से, ठीक है ना, उनके स्पीसीजों से, क्या? उनके स्पीसीजों से जो उनमें उपस्थित आनुवांशिक द्रव्य होता है। क्या होता है? आनुवांशिक द्रव्य होता है ना, उस द्रव्य के पूरे समूह को ही जनन द्रव्य कहा जाता है। बात समझ में आई? कहने का मतलब किसी फसल स्पीसीज या उसके जंगली संबंधी, क्या? जंगली संबंधियों कह सकते हैं, संबंधी जो भी स्पीसीज है उनमें उपस्थित आनुवांशिक द्रव्य के पूरे समूह को ही क्या कहते हैं? जनन द्रव्य कहते हैं। ठीक है, फिर तो हो गई बात जनन द्रव्य की। किसी भी फसल या उसके कोई जंगली स्पीसीज की बहुत सी किस्में होती हैं, ठीक है ना, जो जंगली किस्में होती हैं, ठीक है ना, उनके विभेद होते हैं, उनके जीन प्रारूप होते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब वही जनन द्रव्य है। कहने का मतलब उनके जो उनमें अनुवांशिक द्रव्य होता है, उनके अनुवांशिक द्रव्य के पूरे समूह को ही जनन द्रव्य कहा जाता है। तो कहने का मतलब जो भी फसल जंगली स्पीसीजे हैं या उनके संबंधी स्पीसीजे हैं, ठीक है, उनसे जो है उनके विभेदों को, जीन प्रारूपों को, ठीक है ना, संग्रह करने को ही क्या कहते हैं? जनन द्रव्य संग्रह कहते हैं। ठीक है ना। तो लिख सकते हैं क्या होता है। देखते हैं इसको। किसी फसल स्पीसीज, किसी फसल स्पीसीज या उससे संबंधित उसके संबंधियों, उसके संबंधियों, किसी फसल स्पीसीज या उसके सॉरी किसी फसल स्पीसीज या उसके जो जंगली संबंधियों, क्या? जंगली संबंधियों में उपस्थित आनुवांशिक द्रव्य, क्या? आनुवांशिक द्रव्य के पूरे समूह को, क्या? पूरे समूह को जनन द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन
द्रव्य कहते हैं। क्लियर बात? ये तो हो गई बात इससे, यानी किसी फसल स्पीशीज या उसके जंगली संबंधियों में उपस्थित आनुवांशिक द्रव्य के पूरे समूह को जन्म द्रव्य कहते हैं। इतनी बात क्लियर। फिर बात की जाए, कही जाए संग्रह की बात कर रहा है, तो कहने का मतलब इसी के जो लिख सकते हैं ये, रही बात जन्म द्रव्य संग्रह की, तो किसी फसल स्पीशीज, ठीक है, किसी फसल स्पीशीज एवं जंगली स्पीशीजों, ठीक है ना, जंगली स्पीशीजों की बहुत सी किस्मों की, बहुत सी किस्मों, विभेदों के जीन प्रारूपों, किसको, जीन प्रारूपों को संग्रह करने को ही जन्म द्रव्य संग्रह या जीन बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन बैंक कहते हैं। क्लियर बात? ये हो गया, कोई डाउट? फिर ये तो हो गया आपका जन्म द्रव्य। अगला बिंदु कौन सा था? अगला बिंदु था ये आपका प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन, इस पर बात करते हैं। पादप पुनः स्थापन, क्या पादप पुनः स्थापन के बारे में बात करनी है, इस पर गौर करिएगा, पादप पुनः स्थापन पर, ठीक है ना। पादप पुनः स्थापन क्या होता है? प्लांट इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, प्लांट इंट्रोडक्शन। देखो इसमें हमें वो बात करना है, कोई भी विभेद है, कोई भी स्पीशीज है, ठीक है, कोई भी विभेद या कोई भी स्पीशीज। इंट्रोडक्शन समझिएगा, क्या इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, क्या समझना है? इंट्रोडक्शन को, ठीक है, इंट्रोडक्शन हमें समझना है। तो होता क्या है कि किसी स्पीशीज या विभेद को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाकर उगाना और वो स्पीशीज वहां पर ना पाया जाता हो, ठीक है ना। कहने का मतलब किसी स्पीशीज या विभेद को एक देश या किसी अन्य देश या स्थान कह लीजिए, ठीक है ना, जहां पर वो इससे पहले ना उगाया गया हो, ना पाया गया हो, ठीक है ना, वहां पर ले जाकर उगाना, खेती करना, ये क्या कहलाता है? पादप पुनः स्थापन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? पादप पुनः स्थापन कहलाता है। देखते हैं, किसी स्पीशीज, देखिए किसी स्पीशीज या विभेद, किसी स्पीशीज या विभेद को एक देश से दूसरे देश या स्थान पर ले जाकर उगाना या खेती करना, लेकिन वहां पर वह किस्म पहले से ना पाई गई हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे पादप पुनः स्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप पुनः स्थापन कहते हैं। क्लियर बात?
कहने का मतलब किसी स्पीसीज या विभेद को एक देश से दूसरे देश या स्थान पर, ठीक है, ले जाकर उगाना या खेती करना, लेकिन बात समझिए, लेकिन वहां पर वो पहले से ना पाई गई हो या ना पाया जाता हो या पहले से ना रहा हो, ठीक है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर उगाना, ये क्या कहलाता है? पादप पुनर्स्थापन कहलाता है। अच्छा, एक कंडीशन ये भी हो सकता है, एक देश से दूसरे देश हो सकता है, ये भी हो सकता है कि एक प्रांत से दूसरे प्रांत भी हो सकता है, एक प्रांत से दूसरा प्रांत भी हो सकता है। क्लियर बात? एक प्रांत से दूसरा स्थान भी होगा, जैसे कि इस प्रांत, जैसे कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये नॉर्थ इंडिया है, ठीक है, क्या है? नॉर्थ इंडिया है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में जो है आप ले जाके साउथ इंडिया में उगाए, ठीक है ना, साउथ इंडिया में जो हम यहाँ से ले जा रहे हैं नॉर्थ इंडिया से और साउथ इंडिया में उगा रहे हैं, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया में है वो साउथ इंडिया में पहले कभी पाया ना गया हो, ठीक है, यहाँ से ले जाएंगे तो ये यहाँ पर क्या होगा? इंट्रोड्यूस होगा, पादप पुनर्स्थापन होगा, यहाँ पर ले जाकर उगाना। कहने का मतलब जरूरी नहीं कि एक देश से दूसरे देश, एक देश से दूसरे देश भी हो सकता है, एक प्रांत से दूसरे प्रांत हो सकता है। यही लेगा हमने कि किसी स्पीसीज या विभेद को एक देश से दूसरे देश या स्थान पर, एक स्थान से या दूसरे स्थान पर ले जाकर उगाना, ठीक है ना, लेकिन वहां पर वो किस्म या विभेद या स्पीसीज पहले से ना पाई गई हो, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? पादप पुनर्स्थापन कहते हैं। तो अब बात करते हैं पादप पुनर्स्थापन। अच्छा, पादप पुनर्स्थापन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। देखते हैं ऊपर इधर थोड़ा सा पादप पुनर्स्थापन के बारे में थोड़ी सी बात देखते हैं। पादप पुनर्स्थापन दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी, क्या होता है? एक प्राइमरी इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन होता है, क्या होता है? एक प्राइमरी इंट्रोडक्शन, जिसे बोलेंगे प्राथमिक पुनर्स्थापन। क्या? प्राथमिक पुनर्स्थापन। अच्छा, प्राथमिक पुनर्स्थापन में होता क्या है? प्राथमिक कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सी बात। कहने का मतलब जब प्राथमिक पुनर्स्थापन वो होता है जब पुनर्स्थापित किस्म को, कहने का मतलब जो किस्म स्थापित की जा रही है दूसरे देश यानी दूसरे स्थान से एक दूसरे यानी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाई जा रही है, यानी कहने का मतलब जब कोई पूरा स्थापित किस्म को ले जाते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब प्राइमरी में क्या होता है? प्राइमरी में ये होता है जब पूरा स्थापित किस्म को बिना वर्ण किए, क्या? बिना वर्ण किए जो है वहां पर उसे जो है नई किस्म के रूप में, किस रूप में? नई किस्म के रूप में विमोचित कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, ठीक है ना, किस लिए? खेती करने के लिए, ठीक है। तो उसे आप प्राथमिक पुनर्स्थापन कहते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? जब पूरा स्थापित किस्म को बिना वर्ण किए, क्या? बिना वर्ण किए ही नई किस्म के रूप में, नई किस्म के रूप में विमोचित कर देते हैं या रिलीज कर देते हैं, क्या? रिलीज, है ना, रिलीज कर देते हैं, तो उसे प्राथमिक पुनर्स्थापन कहते हैं। कहते हैं जैसे में देख लीजिए, गेहूं किस्म थी सुनेरा 64, लरमा रोहो हो गए और TN1 भी हो गई, ठीक है, ये धान की थी। तो ये कुछ किस्में हैं जो कि प्राइमरी, यानी जिनमें की सिलेक्शन किया ही नहीं जाता, वर्ण किया ही नहीं जाता, यानी कोई भी पूरा स्थापित किस्म है उसको लाया गया और ज्यों का त्यों बिना सिलेक्शन किए, बिना क्रॉस कराए, ठीक है ना, नई किस्म के रूप में विकसित कर देना ही आपका प्राथमिक पुनर्स्थापन कहलाता है। क्लियर बात? फिर उसके बाद दूसरा बिंदु क्या है इसी में? सेकेंडरी इंट्रोडक्शन होता है। क्या होता है? सेकेंडरी इंट्रोडक्शन होता है। तो सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में क्या होता है देख लेते हैं। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में क्या होता है, थोड़ी सा इस पे भी ध्यान दे लेते हैं। देखो ये बता रहे हैं जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इन पर आ सकता है 60 नोट्स के, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में होता क्या है, देखिए सेकेंडरी में होता है जब, इसी का थोड़ा सा विपरीत होता है, जब सेकेंडरी में ध्यान दीजिए, जब पूरा स्थापित किस्म को सिलेक्शन करके, ठीक है, वहां की किस्मों के साथ
संकरण कराने के बाद यानी कि क्रॉस कराने के बाद जो है उससे नई किस्म, उन्नत किस्म तैयार करते हैं, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो लिखते हैं, क्या परिभाषा लिख लेते हैं इसकी। जब पूरा स्थापित किस्म को स्थानीय किस्म के साथ क्रॉस करा के एक नई उन्नत किस्म विकसित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक पुनर्स्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीयक पुनर्स्थापन कहते हैं, पुनर्स्थापन कहा जाता है। क्लियर बात। जैसे देख लीजिए, जैसे क्या हुआ था गेहूं में, किसमें, गेहूं में क्या हुआ था, एक किस्म थी कल्याण सोना। क्या थी, कल्याण सोना का क्रॉस कराया गया था सोनालिका से, जिसमें कि जहां तक नॉरेंटेन जीन का प्रयोग करके इसके बेस में यानी कि क्रॉस करा के जो इससे क्या किया गया था, बौनी किस्म तैयार की गई थी। कौन सी, बौनी किस्म तैयार की गई थी, इससे बौनी किस्म तैयार की गई थी, ठीक है ना। कल्याण सोना और सोनालिका के बीच संकरण करा के बौनी किस्म प्राप्त की गई थी, ठीक। तो ये सेकेंडरी इंट्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। तो इतनी बात आई होप, आशा करता हूं समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसमें रही बात, जैसे सिलेक्शन दो प्रकार का होता है, एक आर्टिफिशियल होता है, एक नेचुरल होता है, जिसकी हम बात जो है अगले वीडियो लेक्चर में बात कर लेंगे, ठीक है ना। अगर समझ में आई वो वीडियो तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और मित्रों के पास जरूर भेज दीजिएगा, क्योंकि इसमें शुरू में हमने बात बताई है, पास होने के लिए 40+ कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं, उतना तैयार कर लीजिए, आप 40+ रहेंगे ईमानदारी के साथ। थैंक यू।